नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को आखिरकार अधिसूचित कर दिया गया है, यानी ये अब लागू हो गया है। इसको करीब 5 साल पहले ही कानून बना दिया गया था, लेकिन इसको लागू किए जाने और पूरी प्रक्रिया के लिए नियम कायदों को अधिसूचित नहीं किया गया था और इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसका मतलब है कि कानून बने करीब 5 साल होने के बावजूद अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं मिल सकी है। CAA को उस दिन अधिसूचित किया गया है जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में SBI को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। CAA पर जयराम रमेश ने कहा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। उन्होंने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। केंद्र द्वारा आज CAA के नियमों को अधिसूचित करने पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए, अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये चुनाव के लिए BJP का प्रचार है, ये और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब उसे क्यों लागू कर रही है। NPR NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। CAA NPR NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने पर लखनऊ में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि मुझे भी अभी ही पता चला है कि गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मुल्क के कानून पर भरोसा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून का अध्ययन करेंगे और फिर इस पर कुछ कह पाएंगे। CAA पर मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को ठीक चुनाव से पहले लागू नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होता। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU ने 30 अन्य संगठनों के साथ राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले चरण में रविवार को भूख हड़ताल की जा चुकी है। ASU सदस्यों ने कहा कि हमने आंदोलन की लंबी रूपरेखा बनाई है। इससे पहले 7 मार्च को डिब्रूगढ़ और राज्य के कई अन्य जिलों में एक बाइक रैली निकाली गई। चुनावी बॉन्ड की जानकारी मुहैया कराने के लिए SBI को 3 महीने का समय नहीं दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष ने लोकतंत्र की जीत बताया। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। उन्होंने इसके माध्यम से क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। SBI को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई का वो आवेदन खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि वो कल यानी कि 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच एसबीआई के द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग के साथ साथ एडीआर द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जानकारी देने में बैंक के सामने आने वाली चुनौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार बैंक को केवल जानकारी का खुलासा करना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बैंक के पास आवश्यक विवरण थे, जैसा कि उसके केवाईसी रिकॉर्ड से पता चलता है। उन्होंने कहा कि जिन आधारों पर आप और समय मांग रहे हैं वो हमारे द्वारा जारी निर्देशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। साल्वे ने अदालत से कहा कि हमारे पास विवरण हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इस तरह हमने तंत्र तैयार किया। हम अब कोई गलती करके कोई तबाही नहीं मचाना चाहते। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि किसी भी गलती का कोई सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे संभालेंगे। उन्होंने एसबीआई की दलीलों को पैराग्राफ 10 की ओर भी इशारा किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि सभी खरीद विवरण मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखे गए थे। तब न्यायाधीश ने एक सीधा समाधान सुझाया, बस सीलबंद लिफाफे को खोलें, नामों का मिलान करें और विवरण प्रस्तुत कर दें। चुनावी बॉन्ड की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से अब तक हुई प्रगति का खुलासा न करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला 15 फरवरी को जारी किया गया था, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है? उन्होंने कहा कि हलफनामा इस पर चुप है। हम स्टेट बैंक से कुछ हद तक स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में वो आदेश की अवहेलना करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि हम इस समय अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया गया है कि अगर वो इस आदेश में बताई गई समय सीमा का पालन नहीं करता है तो ये अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने कहा है कि जिस एसबीआई का बाकी सारा काम डिजिटल है, उसने बस इलेक्टोरल बॉन्ड का महाकाव्य ताम्रपत्र पर लिख रखा है, पर अब उसको सार्वजनिक करने का आदेश आ चुका है। नाम तो बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल मतलब 12 मार्च तक एसबीआई को बताना होगा कि नंबर 1, किस डोनर ने कितने के बॉन्ड खरीदे, उनके नाम, राजनीतिक पार्टियों ने कितने के बॉन्ड भराए। असल में तो एससी का ये कहना है कि एसबीआई को बॉन्ड के खरीदार को राजनीतिक दल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए बड़ी राहत है, पर सोचिए 70 साल की पाई का हिसाब मांगने वाले को इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में हवा इतनी टाइट क्यों हो रही है? वरिष्ठ पत्रकार शीतल पीसी ने अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद कहा है कि एसबीआई ने एक चीज में बाजी मार ली है, वो सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी तो देगी कि किस दानदाता ने किस समय कितना जमा किया, लेकिन ये जानकारी नहीं देगी कि किस पार्टी को दिया। यानी ये जानकारी ना आने से पता ही नहीं चल पाएगा कि किसने किसको पैसा दिया, तो फिर जानकारी का उतना मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, और वही पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत को फैसला करने दें, ये मामला अदालत में है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पर जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर अदालत के पहले के फैसले की तरह ये बढ़िया और ठोस फैसला है। प्रशांत भूषण ने एडीआर की ओर से एसबीआई पर अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि अदालत ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी और जिक्र किया कि अदालत ने जो आंकड़े उनसे मांगे थे वो एसबीआई के पास पहले से उपलब्ध हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई तुरंत 2 सूचियां जमा करेगा, एक खरीदारों की और एक चुनावी बॉन्ड प्राप्तकर्ताओं की, लेकिन नामों का कोरिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई इसके लिए समय मांग रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाली रकम पहले से ही सार्वजनिक है। पारदर्शिता की मांग है कि खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं के विवरण कोरिलेटेड हों, तभी कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। इसलिए कोरिलेशन प्रकाशित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को इस शासन की साजिशों से बचाने के लिए आया है। एसबीआई द्वारा एक दिन के साधारण से काम के लिए एक्सटेंशन की मांग करना हास्यास्पद था। सच तो यह है कि सरकार को डर है कि उनके सारे राज सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित ये महाभ्रष्टाचार घोटाला भाजपा और उसके भ्रष्ट कॉरपोरेट आकाओं के बीच अपवित्र साठगांठ को उजागर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या वो इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं, अन्यथा हम कानूनी मुद्दे की जांच करेंगे कि केवल रीट्वीट करना अपराध है या नहीं। हम इसकी जांच करेंगे। सीएम केजरीवाल ने पिछली बार सुनवाई में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को शेयर करने की गलती स्वीकार की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा कि आप उन्हें माफी देना चाहते हैं, आप इस बारे में हमें बताएं। मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। धार भोजशाला को लेकर विवाद मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील रहे विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया साइट पर जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सर्वे की इजाजत दे दी है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सांसद के संविधान बदलने वाले बयान पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी खतरनाक है। अब चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हैं, संविधान या संविधान, सामाजिक न्याय या शोषण, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता, नागरिक अधिकार या बेबस जनता, बोलने की आज़ादी या डर भरी चुप्पी, मोहब्बत या नफरत, विविधता या एकाधिकार, न्यायपूर्ण व्यवस्था या तानाशाही अन्याय। आज़ादी के संघर्ष से मिली भारत की सबसे कीमती धरोहर संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला अब आपके हाथों में है। चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं एक अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद खबर आई थी कि इसी सप्ताह केंद्र सरकार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। हालांकि हाल ही में लागू कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सरकार की शक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा होने वाली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की रिहाई को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईबाबा को रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पर स्टे लगाने की अपील की थी। साईबाबा माओवादी से संबंध होने के आरोप में पिछले 10 साल से जेल में बंद थे। उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्देश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की सीबीआई जांच के लिए कहा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका में कहा था कि संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को ना सौंपी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। चूरू से भाजपा सांसद राहुल कासबा ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। इसके साथ ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति में राहुल कासबा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें, चूरू को भाजपा अपना गढ़ मानती है, जिसमें वहां के कासबान परिवार की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन हालात अचानक बदल गए। ऐसा तब हो रहा है जब विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने संविधान को संपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं संविधान नहीं बदला जाएगा, दूसरी तरफ वो अपने सांसद से कहलवाते हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए। बता दें, भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतें ताकि संविधान बदला जा सके। भाजपा सांसद हेगड़े ने रविवार को कहा था कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। पीएम मोदी ने सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के विजन को बताया, साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर जमकर हमला किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उनकी नींद हराम हो गई है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव के कारण लाखों करोड़ रुपए के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इनके चश्मे का नंबर आज भी वही है। गुरुग्राम गए पीएम मोदी ने कहा कि मैं छोटा ना सोचता हूँ, ना मैं मामूली सपना देखता हूँ और ना ही मामूली संकल्प लेता हूँ। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए, क्योंकि 2047 में देश विकसित भारत के रूप में देखना है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वो उस तरफ झुक सकते हैं। बता दें कि चिराग को विपक्षी महागठबंधन से भी ऑफर मिला है। साहिबगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग संकेत दे रहे हैं कि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं यहाँ मीडिया के समूह को देख सकता हूँ जो ये जानना चाहता है कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान केवल बिहार की जनता से जुड़ा हुआ है। चिराग ने कहा कि हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पक्ष में रहें, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित हैं, जो राज्य को लंबे समय से चले आ रहे पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दर्जनों लोगों ने बीजेपी झंडा के साथ काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। NH 28 पर रानी गांव के पास गिरिराज सिंह के काफिले को रोककर काफी संख्या में लोग हाथों में एक भाजपा का झंडा और एक हाथ में काला झंडा लेकर पहुंचे। लोगों ने गिरिराज सिंह के वाहन को रोककर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ गिरिराज सिंह को जिताया था वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नामी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के कार्यान्वयन की मांग के लिए लेह में 11 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की है। 7 मार्च को शुरू हुई यह भूख हड़ताल 21 दिनों तक जारी रहेगी। वो लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें। मीडिया को भी लताड़ लगा रहे हैं कि उन्हें देश के सीमा क्षेत्र से मतलब नहीं है, बल्कि सीमा हैदर से मतलब है। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट कर उनको सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है, हम आपके और लद्दाख के लोगों के साथ हैं। ये बेहद गंभीर और बिल्कुल अस्वीकार्य है कि कैसे केंद्र ने लद्दाख को धोखा दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2024 के एकेडमी अवार्ड्स में फिल्म ओपनहाइमर ने जलवा बिखेर दिया है। इस फिल्म ने 7 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत का अवार्ड मिला है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।